अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लैक्टोलोज, जो कि नोवोलैक के ब्रांड नेम से आता है, न्यूट्रोफार्मा के प्लेटफॉर्म से। नोवोलैक, जैसे आप जानते हैं कि लैक्टोलोज जो है एक कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है। लैक्टोलोज इज़ अ लैक्सेटिव। तो जहाँ पे हम लैक्सेटिव्स का जिक्र करते हैं तो वहाँ पे हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन है। किसी भी लैक्सेटिव को स्टडी करते हुए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें कॉन्स्टिपेशन का पता होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन जो एक मेडिकल कंडीशन है वो एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेके आती है, जिसकी वजह से हमें लैक्सेटिव यूज़ करने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को अगर डिफ़ाइन करना हो तो सिंपल वर्ड्स में कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ अनकंफर्टेबल और इनफ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स। तो आम लफ्ज़ों में कॉन्स्टिपेशन जो है वो ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बाउल मूवमेंट्स अनकंफर्टेबल और इनफ्रीक्वेंट हो जाती हैं। अब बाउल मूवमेंट्स क्या है कि स्टूल जो है वो बॉडी के अंदर, आप जब फूड इनटेक करते हो तो वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड जो है वो ट्रैवल करता है। जब आपका फूड जो है वो स्टूल के में कन्वर्ट हो जाता है, वेस्ट बन जाता है, तो इंटेस्टाइन से आके उसकी जो मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन से आके उसने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट करनी है अनटिल वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो वहाँ पे जो मूवमेंट्स है वो जो उनको बाउल मूवमेंट्स कहते हैं, और उनमें जो है वो अनकंफर्टेबिलिटी और इनफ्रीक्वेंसी है वो डेवलप हो जाती है। जनरली एक कोई भी पर्सन है उसको कॉन्स्टिपेटेड तब आप कह सकते हैं जब वो बाउल मूवमेंट्स की वजह से जो बनने वाला स्टूल है वो एक तो स्मॉल अमाउंट्स में होगा, हार्ड होगा, और उसमें जो है वो वाटर अमाउंट कम होगी, जिसकी वजह से वो जो है वो ड्राई होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउ डज कॉन्स्टिपेशन हैपन। कॉन्स्टिपेशन होती कैसे है? तो कॉन्स्टिपेशन को अगर हम समराइज़ करें तो वो इसलिए होती है क्योंकि कोलॉन जो है वो फूड से वाटर की अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है। अगर वाटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है फूड से तो जो रिमेनिंग स्टूल है वो उसमें वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है वो हार्ड हो जाता है और वो बॉडी से पुश आउट करना, पास आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो हम नॉर्मल एक बॉडी का प्रोसेस है, हम जब फूड इनटेक करते हैं तो फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रैवल करता है। माउथ से फूड की इनटेक होती है, उसके बाद वो स्टमक में जाता है, स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में उसके आगे जो है वो एनएस के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे फूड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है, उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, जैसे लिपिड्स हैं, वो अब्ज़ॉर्ब कर ली जाती हैं। बॉडी उनको अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इनटेक कर लेती है, जो कि हमें जो है वो लाइफ में डिफरेंट प्रोसेसेस में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उनकी। अब जब वो फूड जो है वो कुलान तक पहुंचता है तो उसमें से ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। उसको हम स्टूल बोलते हैं जब वो कुलान तक पहुंच चुका होता है, और उसमें जो है वो सिर्फ वाटर की अमाउंट रह जाती है जो कि अब्जॉर्ब होने वाली होती है। तो कुलान का बेसिकली ये काम होता है कि स्टूल के अंदर से वाटर को अब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपका क्या होगा कि जो फूड की मूवमेंट होगी वो स्लो हो जाती है। जब फूड की मूवमेंट स्लो हो जाती है तो कोलॉन को ज़्यादा टाइम मिल जाता है स्टूल के अंदर से वाटर को अब्जॉर्ब करने का, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन में जो है स्टूल जो है ड्राई हो जाता है और उससे पास आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस स्लाइड में हम जो है वो कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स को देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेशेंट को कौन से सिम्टम्स जो हैं वो पैदा होते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन में जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक वीक के अंदर 3 से कम बाउल मूवमेंट्स होती हैं। अगर एक पेशेंट को एक वीक में 3 से ज़्यादा बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं, मोर देन 3 बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिपेटेड डिक्लेयर नहीं कर सकते। दूसरी सिम्टम्स आपको जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टूल जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं।
तीसरी जो इसकी सिम्टम है वो ये है कि स्टूल को पास करना डिफ़िकल्ट भी हो जाता है और पेनफुल भी हो जाता है। उसके बाद स्टमक एक, पेट में दर्द होना कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा यू फील ब्लोटेड, यू फील हैवी एंड यू फील दी फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नाज़िया आपको फील होता है। और सबसे एंड पे जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं उनको स्टूल पास करने के बाद भी ये फील होता है कि उनका जो है वो बाउल जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ। दे फील दैट देयर इज स्टिल स्टूल इनसाइड देयर बॉडी। इस स्लाइड में हम जो मेजर काजेज़ हैं कॉन्स्टिपेशन के वो डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक इंसान को हो सकती है। तो नंबर 1, ईटिंग फूड्स लो इन फाइबर। जिन फूड्स में फाइबर की अमाउंट कम होती है, अगर उनका इनटेक हम कम करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। दूसरे नंबर पे नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि कॉन्स्टिपेशन में चूँकि स्टूल जो है वो ड्राई हो जाता है, इसकी वजह से अगर हम वाटर इनटेक ही कम कर रहे हैं, अगर हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी की कमी का शिकार है, तो वो कॉन्स्टिपेशन में जा सकता है इंसान। उसके बाद एक्सरसाइज, नॉट गेटिंग इनफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी जो है उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं मिल रही, आपकी मूवमेंट नहीं है, आप लेज़ी हो, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो। उसके बाद एक और रीज़न है कि आपकी जो रेगुलर रूटीन है उसके अंदर चेंजेस आ जाना। मतलब अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब ट्रैवलिंग करते हैं या उनके जो सोने का टाइम है उसके अलावा वो सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं या लेट सोते हैं, तो वो जो अगर उनकी नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल जो रेगुलर रूटीन से हट के अगर वो कुछ करते हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। मिल्क और चीज़ की अगर ज़्यादा अमाउंट इनटेक करेंगे तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर आपको बाउल मूवमेंट की अर्ज हो रही है, यू फील दैट यू नीड टू हैव अ बाउल मूवमेंट एंड यू रेजिस्ट इट, और आप उसको रेजिस्ट करते हो, आप जो है वो उसको डिले करते हो, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। क्योंकि उसकी वजह से जो स्टूल है उसको बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम स्टे करने का मौका मिल रहा है। तो अगर स्टूल बॉडी के अंदर, कोलॉन के अंदर ज़्यादा टाइम स्टे करेगा तो कोलॉन उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। क्या कॉन्स्टिपेशन को मेडिकेशंस और लेक्सेटिव के बगैर ट्रीट किया जा सकता है? तो जी यस, इसका आंसर यस है। कॉन्स्टिपेशन को हम बिना मेडिकेशन के भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसमें नंबर 1 जो चीज़ है वो फूड का इंटेक ज़्यादा करना जिनमें फाइबर रिच है। वो फूड में एप्पल्स भी हैं, उसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, उसमें बनानास हैं। अगर आप फाइबर वाले फूड ज़्यादा इंटेक करेंगे, एटलीस्ट 18 से 30 ग्राम्स फाइबर वाले फूड एवरी डे हम यूज़ करेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन जो है उसको हम सेल्फ केयर से ट्रीट कर सकते हैं, बिना किसी रेमेडी के, बिना किसी मेडिकेशन के। दूसरे नंबर पे वाटर इनटेक जो है वो इंक्रीज़ करके, अगर वाटर का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन को सेल्फ केयर से ट्रीट कर सकते हैं। और नंबर 3 जो है वो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आती है, और कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो बाउल मूवमेंट है उसी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड किया जा सकता है। अब हम लैक्टोलोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लैक्टोलोज़ जो है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले लैक्टोलोज़ जो है वो एक मेडिसिन है जिसको हम क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में एज अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। लैक्टोलोज़ के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लैक्टोलोज़ किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। लैक्टोलोज़ जो है वो बच्चों से लेकर बड़ों में सब में जो है वो सेफली प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। लैक्टोलोज़ क्या है? केमिकली अगर देखें तो लैक्टोलोज़ एक सिंथेटिक डाइसेक्राइड है। इसका मतलब ये है कि लैक्टोलोज़ जो है वो एक मैन मेड शुगर है जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होता है,
और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल है, आपको माउथ से इसको इनटेक करना होता है। लैक्टोलोज की जो क्लास है लेक्सेटिव्स के अंदर वो ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। अब ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स क्या होते हैं इनको हम आगे जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वाई लैक्टोलोज इज़ अ ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात लैक्टोलोज के बारे में ये है कि लैक्टोलोज बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे एंजाइम्स नेचुरली नहीं पाए जाते जो कि लैक्टोलोज को ब्रेक डाउन करें। तो ये ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ये डायरेक्ट जो है जैसे आप इंटेक करते हैं ये वैसे ही आपके कोलोन तक पहुंच जाता है। कोलोन में पहुंच के लैक्टोलोज जो है वो वाटर की रिटेंशन करवाता है, जिसका मतलब ये है कि वाटर की अमाउंट को इंक्रीज़ करता है कोलोन में, जहाँ पे आपका स्टूल जो है वो ड्राई फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो जब लैक्टोलोज जो है वो वाटर को ड्रा आउट करेगा कोलोन के अंदर बाकी बॉडी से, तो स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। हमारे इस टॉपिक का, इस वीडियो का सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑस्मोसिस है, क्योंकि ऑस्मोसिस ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है लैक्टोलोज का। अगर हम ऑस्मोसिस को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लैक्टोलोज बॉडी में कैसे काम करता है। लैक्टोलोज को आपको मैंने पहले भी बताया कि ऑस्मोटिक लेक्सेटिव भी कहते हैं, तो इसको ऑस्मोटिक लेक्सेटिव कहने की वजह ही इसका ये प्रोसेस है ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर एक ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर मूव करता है। अगर हम इसको डिटेल में एग्जांपल दे के समझें और आप साथ इसकी डायग्राम जो लगी हुई है उसको भी देखें, तो अगर हम 2 गिलास पानी के लेते हैं और एक गिलास के अंदर हम 5 चम्मच चीनी डाल देते हैं और एक गिलास के अंदर हम 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, और फिर हम वो दोनों ग्लासेस को आपस में ऐसे कनेक्ट करते हैं कि उनके दरमियान हम एक ऐसा फ़िल्टर लगा देते हैं जिस फिल्टर से पानी पास करना इजीली कर सके। तो हम ये देखेंगे कि जिस गिलास के अंदर हमने चीनी के ज़्यादा चम्मच डाले हैं, जैसे कि 5 चम्मच डाले हैं, उसके अंदर पानी जो है वो दूसरे वाले गिलास से मूव करेगा, क्योंकि दूसरे वाले गिलास में कंसंट्रेशन कम है और 5 चम्मच वाले गिलास में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर ने दोनों साइड पे कंसंट्रेशन को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए जो वाटर है, जो सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं, वो कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा। इसी तरह लैक्टोलोज भी बॉडी के अंदर एक्ट करता है। लैक्टोलोज जब कोलोन के अंदर पहुंच जाता है तो वहां से बाकी बॉडी के अंदर से वाटर को कोलोन के अंदर मूव करवाता है। वो इसलिए कि जब लैक्टोलोज कोलोन के अंदर मौजूद होगा तो कोलोन की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया के अंदर वाटर की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इसी तरह जब कोलोन के अंदर वाटर की अमाउंट जो है वो कम होगी और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी लैक्टोलोज के पहुंचने की वजह से, तो बाकी बॉडी के अंदर से वाटर जो है वो कोलोन के अंदर मूव करेगा। लैक्टोलोज की फार्माकोकाइनेटिक्स को देख लेते हैं। अब्जॉर्प्शन, सबसे पहले लैक्टोलोज जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बहुत पुअरली अब्जॉर्ब होता है। उसकी वजह मैं आपको पहले भी बता सका हूँ कि बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे एंजाइम जो हैं वो नेचुरली नहीं पाए जाते जो लैक्टोलोज को ब्रेक डाउन करें, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं। दूसरे नंबर पे हाफ लाइफ अगर देखें तो लैक्टोलोज की हाफ लाइफ जो है वो 1.7 से 2 आवर्स है। मेटाबॉलिज्म देखें तो लैक्टोलोज जो है वो मेटाबोलाइज होता है कोलोन के अंदर बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। तो लैक्टोलोज जो है ये भी बहुत कम अमाउंट में होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म होती है लैक्टोलोज की कोलोन के अंदर, इसकी भी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम अमाउंट में लैक्टोलोज जो है वो मेटाबोलाइज होता है।
एक्सक्रीशन जो है इसकी 3% यूरिन में होती है और बाकी अनचेंज स्टूल के अंदर जाता है। तो ये 3% जो यूरिन के अंदर लैक्टोलोज एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ये वही थोड़ी सी अमाउंट है जो कि बैक्टीरिया ने कोलन के अंदर मेटाबोलाइज किया लैक्टोलोज को। उसके बाद ऑनसेट अगर इसका देखें तो 24 से 48 आवर्स है। अगर हम डोज को देखें, कॉन्स्टिपेशन के अंदर हमें लैक्टोलोज की कितनी अमाउंट इनटेक करनी चाहिए, तो अडल्ट्स में और अडोलसेंट्स में जो स्टार्टिंग डोज होगी वो 15 से 45 ml पर डे होगी। इस स्टार्टिंग डोज के बाद आगे हम जो मेंटेनेंस डोज है उसको 15 से 30 ml डेली जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर चिल्ड्रन में आ जाएं 7 to 14 ईयर्स के बच्चों में, तो उसमें जो स्टार्टिंग डोज होगी वो 15 ml डेली होगी और इसके बाद जो डोज है उसको 10 से 15 ml डेली में एडजस्ट किया जा सकता है। अगर 1 से 6 साल के बच्चों में देखें तो उसकी जो नॉर्मल डोज है वो 5 से 10 ml डेली है। और अगर इन्फेंट्स में देखें, मतलब जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, तो उनमें जो नॉर्मल डोज है वो 5 ml डेली है। लैक्टोलोज का कॉन्स्टिपेशन के अंदर रोल पढ़ने के बाद अब हम लैक्टोलोज के दूसरी इंडिकेशंस में यूज़ को देखेंगे। तो लैक्टोलोज का दूसरा बड़ा जो यूज़ है वो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में होता है। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी क्या होती है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली टेम्पोरेरी होती है लिवर के डिजीज़ की वजह से। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करें आप कि लिवर का बॉडी के अंदर सबसे मेजर जो रोल है वो मेटाबॉलिज्म करना है। जब हम फूड इंटेक करते हैं, जब हम मेडिकेशंस इंटेक करते हैं, तो उनकी वजह से बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, लिवर करता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब टॉक्सिन्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि फूड की ब्रेकडाउन, अल्कोहल, मेडिकेशन और मसल से भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, लिवर का काम होता है कि इन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना। ये टॉक्सिन जो है, ये जो खतरनाक सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, लिवर इनको मिनिमाइज करता है, इनको बॉडी से रिमूव करता है। लेकिन अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज़ में मुब्तला है, अगर किसी पेशेंट को हेपाटाइटिस है या लिवर सिरोसिस है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट का जिगर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, तो इसका ये मतलब है कि जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के नतीजे में, वो टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव नहीं होंगे। अगर वो टॉक्सिन्स बॉडी में रिमूव नहीं होंगे तो वो बॉडी के अंदर अकोमुलेट होंगे और जैसे ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रैवल करता है, तो वो ब्लड के थ्रू वो ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। तो इन केस ऐसे टॉक्सिन जो है वो ब्रेन तक पहुंच गए हैं, तो उनकी वजह से जो डिजीज़ जो है वो कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है, उसको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। इस कंडीशन में मोस्टली कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, मतलब पेशेंट का मेमोरी लॉस या यादाश्त की कमी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है। How lactulose helps in hepatic encephalopathy? How lactulose helps in HE? लैक्टोलोज कैसे हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में पेशेंट को रिलीफ देता है? वो ऐसे है कि लैक्टोलोज बॉडी के अंदर अमोनिया की प्रोडक्शन जो है उसको जो है वो चेंज करता है, अमोनिया की प्रोडक्शन को कम करता है। हम जिन टॉक्सिन्स की बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में, उनमें से जो सबसे मेजर टॉक्सिन है, जो सबसे ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो अमोनिया है। अमोनिया को लिवर जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि लेस टॉक्सिक है। यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया बॉडी में प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन के अंदर और वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। लिवर अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है और बॉडी को अमोनिया के हार्मफुल इफेक्ट से बचा लेता है। अब क्योंकि लिवर तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, पेशेंट हेपेटिक इंसेफेलोपैथी का शिकार हो रहा है, तो लैक्टोलोज क्या करता है? जब लैक्टोलोज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, कोलन के अंदर पहुंचता है, तो वहाँ जो बैक्टीरिया होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसकी ब्रेक डाउन करते हैं।
अब लैक्टोलोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो कुछ एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड हैं। अब ये जो तीनों एसिड्स हैं ये अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब NH3 को NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। NH4 क्योंकि एक आयोनाइज्ड फॉर्म है, मतलब इसके ऊपर चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मतलब आपकी बॉडी के एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम लैक्टोलोज का हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर रोल बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से देखें तो जब लैक्टोलोज आपके कोलन के अंदर पहुंच गया, याद रखिएगा ये जो सारी डायग्राम बनी हुई है ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो लैक्टोलोज हमने इनटेक किया और वो कोलन तक पहुंच गया। अब कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो उसको तीन एसिड्स में, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं। अब ये तीनों एसिड जो हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अमोनिया को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं कि केमिकली जितने भी एसिड्स होते हैं इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं। तो अमोनिया का जो फार्मूला है वो NH3 है, और जब NH3 को एसिड जो है वो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन डोनेट करेंगे तो वो NH3 NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया है अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अमोनियम के अंदर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस कोलन से निकल के बाकी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ को सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए ये चाहिए होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है NH4 ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा स्टूल्स में यानी कि फीसिस में। अगर हम लैक्टोलोज की हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर डोज देखें तो अडल्ट्स में जो है वो स्टार्टिंग डोज दिन में 3 से 4 दफ़ा 30 से 45 ml है। बच्चों के अंदर इनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि 18 ईयर से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में कितनी डोज हम दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के अंदर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के केस होते भी नहीं हैं, क्योंकि यंग एज में लीवर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा होता है। जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो लीवर जो है उसकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासर होती है। अभी हम प्रोबायोटिक्स के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया, और इसके अलावा वो यीस्ट भी हो सकते हैं जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रोल जो हैं इन गुड बैक्टीरिया के वो ये हैं कि तो ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। अब इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प देते हैं। ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनका कंट्रोल बॉडी के ऊपर नहीं आने देते। ये विटामिन्स की क्रिएशन करते हैं, विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारे सेल्स को यानी कि जो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के इंटरनल सेल्स हैं उनके ऊपर बैड बैक्टीरिया को अटैच नहीं होने देते। और लास्ट पे बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनकी ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल खुद लैक्टोलोज भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैक्टोलोज की भी ब्रेक डाउन बैक्टीरिया ही करते हैं कोलन के अंदर। हम थोड़ा कॉमन प्रोबायोटिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो बैक्टीरिया के जो सबसे दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रोबायोटिक्स की टाइप हैं वो नंबर 1 है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और नंबर 2 है बिफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया। और इसके अलावा अगर हम यीस्ट में जाएं तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन यीस्ट है जो एज अ प्रोबायोटिक एक्ट करती है वो है सैक्रोमाइसिस बुलार्डी।
लैक्टोलोज का बॉडी के अंदर जो तीसरा मेजर रोल है वो है एज प्रीबायोटिक। याद रखिएगा कि प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दो अलग टर्म्स हैं। प्रोबायोटिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया और फंजाई को बोलते हैं। अब हम प्रीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि लैक्टोलोज एक प्रीबायोटिक के तौर पे काम करता है। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स आर कंपाउंड्स इन फूड दैट इंड्यूस द ग्रोथ और एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। प्रीबायोटिक्स वो कंपाउंड्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ को, एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जो बैक्टीरिया हैं गुड और फंजाई हैं उनके फूड के तौर पे काम करते हैं। तो लैक्टोलोज जो है वो एक प्रीबायोटिक है। लैक्टोलोज जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड को यूज़ करता है अपनी ग्रोथ और एक्टिविटी के लिए। अगर हम डोज के बारे में देखें तो लैक्टोलोज इस ग्राफ में देखें आप, एक साइड पे हमें लैक्टोलोज की डोज जो है वो नज़र आ रही है और दूसरी साइड पे क्लिनिकल इफेक्ट नज़र आ रहा है। ये ग्राफ को अगर गौर से अंडरस्टैंड करें तो ये हमें ये बता रहा है कि अगर लैक्टोलोज को हम कम अमाउंट में यूज़ करें यानी कि 15 ml पर डे में यूज़ करें तो उसका प्रीबायोटिक इफेक्ट आएगा। अगर हम इसकी डोज को इंक्रीज़ कर देंगे यानी कि 30 से 60 ml पर डे पे चले जाएंगे तो उसकी वजह से उसका जो लेक्सेटिव इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर लैक्टोलोज की डोजेस हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी ही है, मतलब 90 ml पर डे तक ले गए हैं लैक्टोलोज को, तो उसकी वजह से डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट आएगा। मतलब हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट में हम उसको जो यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पर हम लैक्टोलोज नोवोलैक्ट का लिटरेचर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर 1 जो हमारा पॉइंट है, याद रखिएगा कि वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं वो रिकमेंड करती हैं ऑस्मोटिक लेक्सेटिव यूज़ करने के लिए। वो कहते हैं कि ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो हैं वो स्टिमुलेंट लेक्सेटिव से बेहतर हैं और लैक्टोलोज एक ऑस्मोटिक लेक्सेटिव है। इसकी वजह ये है कि ऑस्मोटिक लेक्सेटिव जो हैं वो सिस्टेमिकली एक्ट नहीं करते। आपको मैंने शुरू से बताया कि लैक्टोलोज हमारी ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट नहीं बनता, ये इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से बॉडी के जो दूसरी प्रोसेसेस हैं उनके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आती। उसके बजाय लैक्टोलोज जो है वो कोलन के अंदर जाके सिर्फ वाटर की अमाउंट को इंक्रीज़ करता है। इसलिए ऑस्मोटिक लेक्सेटिव ज़्यादा प्रेफरेबल हैं स्टिमुलेंट लेक्सेटिव से। दूसरा, लैक्टोलोज एक ऐसा लेक्सेटिव है जो हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एज है क्योंकि ये टॉक्सिक अमोनिया को अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करता है। और तीसरा इसका एज ये है कि इसको एज अ प्रीबायोटिक भी हम इनटेक कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आप इसको देख के अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेंगे लैक्टोलोज के बारे में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।